रेगिस्तान जैसी गर्मी में बहू की हरी भरी रसोई। दीदी देखिए ना, टमाटर कितने लाल हैं और ये पुदीना, इसकी खुशबू से तो पूरी रसोई ही महक उठी है। बाहर आसमान से आग बरस रही थी। कद्दू और तरबूज की घनी बेलें पूरी छत पर फैली हुई थीं। हरे भरे पत्तों के बीच से बड़े बड़े गोल कद्दू और तरबूज लटक रहे हैं। रसोई के ठीक सामने बाल्टी, बोतलों में लाल पके हुए टमाटर, चमकीले बैंगनी बैंगन, तीखी हरी मिर्च, नींबू और ताजी भिंडी के पौधे लहलहा रहे हैं। रसोई के अंदर खिड़की के पास जहां हल्की धूप छनकर आती है, वहां छोटे गमलों में धनिया और पुदीना लगा है। अरे मेरी प्यारी स्वरा, ये सब तेरी ही मेहनत का नतीजा है, वरना इस रेगिस्तान जैसी झुलसा देने वाली गर्मी में तूने तो जैसे इस रसोई में जान डाल दी है। स्वरा बेटा, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं इस हरी भरी रसोई को देखकर बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद अच्छे से खाना खाऊंगी। पता नहीं कितने दिनों से मैं ताजी सब्जियां खाने के लिए तरस रही थी। माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वरा की वजह से अब कभी भी हमारे घर में सब्जियों की कमी नहीं होने वाली। अब हमारी रसोई हमेशा ऐसी ही हरी भरी रहेगी। हाँ, सब इस बच्ची ने ही तो किया है, वरना पता नहीं इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में हम लोग बिना सब्जियों के अपना गुजारा कैसे करते। आखिर इस लड़की ने इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में अपनी हरी भरी रसोई कैसे बनाई? ललिता और उसके परिवार वाले हरी भरी सब्जियों के लिए इतना तरस क्यों रहे थे, ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। लीजिए बाबूजी, खाना खा लीजिए। विक्रम जी, आप भी जल्दी से खा लीजिए, फिर कारखाने में भी तो जाना है। दोपहर का समय है। पूरा परिवार पसीने से लथपथ होकर खाना खाने के लिए बैठा है। घर का इकलौता पंखा गर्म हवा दे रहा है। सभी गर्मी से परेशान थे। तभी विक्रम अपनी थाली में आलू की सब्जी और दाल देखकर भड़क जाता है। ये क्या बना दिया है तुमने फिर से आलू की सब्जी? क्या इस घर में कोई हरी सब्जी नहीं बन सकती? रोज रोज ये सूखा खाना खाकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक तो इतनी भयंकर गर्मी है, ऊपर से ऐसा खाना। ये सब देखकर खाने का भी मन नहीं करता। मैं क्या करूं जी, बाजार से जो सब्जियां आई थी वो इस भयंकर गर्मी की वजह से सूख कर काटा हो गई हैं। अरे विक्रम, तू पायल पर क्यों गुस्सा कर रहा है? कल ही तो मैं बाजार से चुन चुन कर सब्जी लेकर आई थी, पर इस कमबख्त गर्मी ने सारी सब्जियों का रस चूस लिया। सब सूख कर खराब हो गई हैं, मुझे कूड़े में फेंकनी पड़ी। जा जाकर रसोई में देख ले। विक्रम, इस बार गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो बना है उसी में संतोष कर और चुपचाप खा ले। खाने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर बाबूजी सही कह रहे हैं। भाभी, थोड़ा अचार ही दे दो। पायल रोहन को अचार देती है। सभी खाना खाते हैं और फिर विक्रम कारखाने चला जाता है। कारखाने में भारी मशीनों की तेज आवाज आ रही थी। टिन की छत के नीचे भट्टी जैसी गर्मी थी। विक्रम और उसका एक दोस्त काम कर रहे थे। दोनों पसीने में नहाए हुए थे। क्या बात है विक्रम भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। भाभी ने सुबह सुबह क्लास लगा दी क्या? अरे भाई मत पूछ, लगता है गर्मी के दिनों में तो इंसान को सब्जियां खाने को ही नहीं मिलेंगी। रोज वही आलू। बीवी ने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि बाजार की सब्जियां सूख गईं। भाई, ये परेशानी हर घर की है। भाई, मुझे तो आलू मिले, मैं तो प्याज रोटी खाकर काम पर आया हूँ। अच्छा, तेरा छोटा भाई रोहन कहाँ है? पता नहीं यार, सुबह से काम पर लगा हुआ था। बेचारा इतनी गर्मी में सुबह से काम कर रहा है। विक्रम इतना कहता है, तभी रोहन बाहर से आ जाता है। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वो चुपचाप अपनी मशीन के पास जाता है और लगन से काम करने लगता है। शाम का समय था। पायल के घर की दीवारें अभी भी तप रही थी। रसोई में पायल रात का खाना बना रही थी। गैस की आंच से रसोई भट्टी बन गई। पायल को बहुत पसीना आ रहा था। उफ, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। पायल गर्मी की वजह से पसीने से नहा चुकी थी। विक्रम रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर पायल को देख रहा था। अरे पायल, तुम इतनी गर्मी में खिड़की बंद करके क्यों खाना बना रही हो? खिड़की खोल दो ना, थोड़ी हवा आएगी। बाहर से गर्म हवा आ रही है जी, इसीलिए खिड़की बंद की थी। अरे खिड़की खोल दो, घुटन तो नहीं होगी? पायल जैसे ही खिड़की खोलती है, बाहर से तेज गर्म हवा का झोंका सीधे उसके चेहरे पर लगता है। देखिए, मैंने कहा था ना, इससे अच्छा तो खिड़की बंद ही सही थी। पायल खिड़की बंद करके फिर से रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी ललिता रसोई में आती है और पायल को हाथ पंखे से हवा करती है। अरे मेरी बच्ची, ये गर्मी जान निकाल रही है। खाना बन गया ना, तू आराम कर ले। तुम बैठो पायल, मैंने तुम्हारे लिए नहाने का पानी निकाल दिया है, नहा लेना, ठंडक मिलेगी। पर ये रोहन कहाँ रह गया? शाम ढल चुकी है, इसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता।
माँ जी, मुझे तो लगता है कि अब रोहन की शादी करवा देनी चाहिए। देवर जी का मन बढ़ गया है, देवरानी आ जाएंगी तो वो उन्हें सीधा करके रखेंगी। हाँ बहू, तूने सही कहा। रोहन नौकरी भी करता है, अब तो पंडित जी से बात करके लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। इस तरह रोहन को लेकर पायल और ललिता मजाक कर रही थी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ललिता को प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए मटके से गिलास में पानी निकालती है। इतनी रात गए कौन आ गया? ललिता दरवाजा खोलती है। सामने का नजारा देखकर उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर जाता है। छन्न की आवाज से पूरा पानी फर्श पर फैल जाता है। हे भगवान, रोहन, ये क्या हालत बना रखी है? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? घर के दरवाजे पर रोहन खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा पहना था। उसकी मांग में सिंदूर था। अरे क्या हुआ ललिता? अरे रोहन, तुझे ये चोट कैसे लगी? और ये दुल्हन कौन है? भाई, तूने शादी कर ली? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। देवर जी, अगर आपने इस लड़की से शादी नहीं की है तो आप इसे कहाँ से उठा कर लाए हैं? माँ, इस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। मैं इसे बचा कर लाया हूँ। हाथापाई में मुझे चोट लग गई। इसे बहुत गहरा सदमा लगा है। स्वरा अचानक लड़खड़ाती है। पानी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे बेटा, जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। रोहन स्वरा को घर में लेकर आता है और चारपाई पर बैठाता है। पायल स्वरा को पानी देती है। तुम कपड़े बदल लो, ये बहुत भारी है। स्वरा अंदर जाकर साधारण कपड़े पहन कर आती है। ललिता स्वरा के पास बैठकर उससे प्यार से बात करती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम स्वरा है, पर मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा माँ जी। माँ, पता है, एक गुंडे ने इसके सिर पर डंडा मार दिया था। तब से ये सब भूल गई है। ये कहते हुए रोहन चुपके से स्वरा की तरफ देखकर हल्का सा आंख मार देता है। स्वरा भी उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। रोहन आगे कहता है, माँ, मुझे ये काफी परेशान लग रही है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आया। माँ जी, क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटी, बिल्कुल रह सकती हो। माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पायल, जल्दी से खाना लगा दे। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। खाने में वही सूखी सब्जी थी। रात में सुबह से भी ज्यादा गर्मी थी। स्वरा पसीने से तरबतर हो गई थी। क्या आप लोगों के घर में कूलर नहीं है क्या? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नहीं स्वरा, हमारे घर में तो बस ये एक ही पंखा है जो खटर खटर करके चलता है। कूलर तो नहीं है। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पायल स्वरा को हवा करती है और स्वरा चुपचाप खाना खा लेती है। सभी खाना खा लेते हैं। रात काफी हो चुकी थी। घर भट्टी की तरह तप रहा था। मोहन और ललिता चारपाई पर बैठे थे। मैं और रोहन के बाबूजी तो चारपाई पर सोते हैं, बाकी के लोग फर्श पर सोते हैं। पर स्वरा कहाँ सोएगी? मैं इसको बचा कर लाया हूँ, ये मेरे साथ ही सो जाएगी। ललिता और पायल एकदम से रोहन का मुंह देखने लगती हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास कर रहे हैं। अपनी जुबान पर लगाम रख। पायल, एक काम कर, एक बड़ी सी चटाई बिछा दे। हम सब औरतें एक तरफ सोएंगी और मर्द लोग अपनी चारपाई पर उधर सोएंगे। सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। स्वरा गर्मी की वजह से बार बार करवटें बदल रही थी। ललिता उसे हाथ के पंखे से हवा करके सुलाने की कोशिश करती है। पायल ललिता के कान के पास आती है। माँ जी, कितनी अच्छी और प्यारी लड़की है ना, बिल्कुल शिकायत नहीं करती। रोहन जो पास ही लेटा था ये बात सुन लेता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रोहन स्वरा की तरफ देखकर धीरे से हंस रहा होता है। तभी ललिता की नजर उस पर पड़ जाती है। ओए, तू यहाँ देखकर क्यों हंस रहा है? जा उधर, मुंडी करके सो जा चुपचाप। रोहन मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो जाता है। स्वरा भी जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज की किरणें इतनी तेज थी कि जमीन से भाप उठती हुई महसूस हो रही थी। पायल इतनी गर्मी में चूल्हे में खाना बना रही थी। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वो अपने साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछ रही थी। तभी स्वरा घबराई हुई रसोई के दरवाजे पर आती है। अरे स्वरा, क्या हुआ? तुम नहाई नहीं? तुम तो अभी अभी नहाने गई थी ना, ऐसे भागकर क्यों आ गई? स्वरा अपने लाल हो चुके हाथ पर फूंक मारते हुए कहती है। भाभी, मैं कैसे नहाती? पानी तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गैस पर खौला दिया हो। टंकी का पानी सचमुच उबल रहा है। मैंने बाल्टी में बस हाथ डाला, मेरा हाथ जल गया। अगर मैं गलती से भी वो पानी अपने ऊपर डाल लेती तो मेरे शरीर पर फफोले पड़ जाते।
अच्छा कोई बात नहीं स्वरा, तुम अभी मत नहाओ। दोपहर में टंकी का पानी आग का गोला बन जाता है। शाम को जब सूरज ढल जाए और पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तब नहा लेना। इस गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया है। गर्मी से बहाल होकर जब स्वरा रसोई के अंदर कदम रखती है और देखती है कि पायल पसीने से पूरी तरह भीग चुकी है। भाभी रसोई से तो आग निकल रही है, आप यहाँ खाना कैसे बना रही हैं? आप तो पूरी पसीने से भीग गई हैं। क्या करूं स्वरा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही रेगिस्तान जैसी गर्मी पड़ती है, लेकिन हम औरतों को खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। घर के मर्दों और परिवार को भूखा तो नहीं रख सकते। इस काम से हमें छुट्टी थोड़ी मिल सकती है। स्वरा और पायल बात कर रही थी, तभी अचानक स्वरा का ध्यान रसोई की एक बंद खिड़की की तरफ जाता है। हाँ भाभी, आपकी बात सही है, पर आपने इस खिड़की को क्यों बंद कर रखा है? कम से कम इसे खोल दीजिए ना, थोड़ी हवा तो आएगी। यहाँ तो दम घुट रहा है। अरे नहीं नहीं स्वरा, इसे गलती से भी मत खोलना। बाहर हवा नहीं, लू चल रही है। अगर खिड़की खोली तो जितनी हवा नहीं आएगी उससे ज्यादा लू अंदर आ जाएगी और हम सबको लू लग जाएगी। बंद रसोई में कम से कम बाहर की लू तो नहीं आ रही। रसोई में स्वरा और पायल बात कर रही थी, तभी राजू रोते हुए घर के अंदर आता है। वो पसीने से लथपथ अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बुरी तरह रो रहा है। उसकी पीठ पर लाल लाल छोटे छोटे घमौरियां साफ दिखाई दे रही हैं। जल्दी मारो, मुझे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। राजू के रोने की आवाज सुनकर पायल और स्वरा बाहर आती हैं। राजू की हालत देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं। क्या हो गया बेटा, तू ऐसे क्यों रो रहा है? क्या हुआ स्कूल में? देखे ना मम्मी, मेरी पीठ में कितनी ज्यादा घुमौरियां हो गई है। बहुत तेज गुदली और जलन हो रही है। टीचर ने भी मेरी हालत देखकर कह दिया कि अगर ऐसा ही रहा तो कल से स्कूल मत आना। मैं पूरे समय बस पीठ ही कुचलाता रहा। बच्चे भी मुझ पर हंसते, मैं क्या करूं? स्वरा राजू की हालत देखकर चिंतित हो जाती है और उसे पुचकारती है। तुम परेशान मत हो राजू, मैं अभी कुछ करती हूँ। इतनी गर्मी में बाहर धूप में जाने से यही हाल होता है। पायल परेशान होकर खड़ी रहती है। स्वरा तेजी से घर के बाहर जाती है। घर के पास ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। वो वहां से कुछ ताजी नीम की पत्तियां तोड़ कर लाती है और सिलबट्टे पर नीम की पत्तियों को पीसते हुए एक गाढ़ा लेप तैयार कर लेती है। राजू, तुम जरा अपनी शर्ट उतार कर पेट के बल लेट जाओ। राजू शर्ट खोलकर लेट जाता है। स्वरा धीरे धीरे राजू की पीठ पर वो नीम का ठंडा लेप लगाती है। लेप लगाते ही राजू को बहुत आराम मिलता है और उसका रोना बंद हो जाता है। हाँ स्वरा दीदी, आपने तो जादू कर दिया। ये लेप इतना ठंडा है कि मेरी सारी जलन शांत हो गई। अरे स्वरा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हारी इस देसी दवाई ने तो बच्चे को बड़ी राहत दे दी। देखते ही देखते शाम ढल गई थी, लेकिन गर्मी का प्रकोप अभी भी कम नहीं हुआ था। विक्रम और देवर रोहन काम से घर लौटते हैं। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके पीछे पीछे मोहन भी आते हैं। माँ, आज तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज देवता आसमान से आग उगल रहे हो। मैं तो बाहर धूप में भुन गया। अगर ऐसी गर्मी पड़ती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगा। रोहन की बात सुनकर स्वरा घबरा जाती है और तुरंत टोकती है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे अपशगुन वाले शब्द मत निकालिए मुंह से। गर्मी है तो क्या हुआ, जान थोड़ी निकल जाएगी। अरे स्वरा, तुम्हें देवर जी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? पायल की बात सुनकर स्वरा शर्मा जाती है और बिना कुछ कहे रसोई की तरफ भाग जाती है। तभी पायल मालती से कहती है, से कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं। माँ जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ललिता घर के आंगन में बैठकर हाथ पंखे से खुद को हवा कर रही थी। पायल की बात सुनकर वो हंसने लगती हैं। पायल बहू, इस गर्मी ने तो तेरा दिमाग खराब कर दिया। तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? स्वरा और रोहन का चक्कर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन बातों को छोड़, जाकर घर में संजा बत्ती कर, शाम हो गई है। ललिता की बात सुनकर पायल मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। रसोई में जाकर स्वरा कुछ सोचती है। इन्हें बहुत गर्मी लग रही है, मुझे इनके लिए कुछ ठंडा बनाना चाहिए। वो रसोई में रखे बर्तन से गोंद कतीरा निकालती है, जिसे उसने पहले ही भिगो कर रखा था। वो उसमें चीनी और मटके का ठंडा पानी मिलाकर एक बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडा शरबत तैयार करती है और शरबत का ग्लास लेकर चारपाई के पास जाती है। लीजिए बाबूजी, विक्रम जी, रोहन जी, आप सब ये गोंद कतीरा का शरबत पीजिए। इससे पेट को ठंडक मिलेगी और गर्मी का असर कम होगा। सभी लोग एक सांस में शरबत पी जाते हैं। वाह बेटी, जान में जान आ गई। क्या बढ़िया शरबत बनाया है। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। पायल और स्वरा मिलकर खाना परोसती हैं, लेकिन आज खाने में सिर्फ सादी खिचड़ी थी। खिचड़ी और आलू का चोखा। क्या पायल, आज भी फिर तुमने सिर्फ ये सादी खिचड़ी बना दी? इसमें तो सब्जी के नाम पर कुछ डाला ही नहीं है।
आलू के अलावा इस रसोई में कोई और सब्जी नहीं आती क्या? रोज रोज आलू खाकर मैं पक गया हूँ। मैं क्या करूं जी, इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में मैं हरी सब्जियां कहाँ से लाऊं? जो भी सब्जियां बाजार में आ रही हैं वो अब सूख चुकी हैं और उनके दाम आसमान छू रहे हैं। मेरे हाथ में थोड़ी ना है कुछ। आप लोग शांत हो जाइए। चलिए आज आप खिचड़ी खा लीजिए, मैं कल कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। गर्मी की वजह से रोहन को पसीना आ रहा था। स्वरा एक हाथ वाला पंखा उठाती है और रोहन को हवा करने लगती है ताकि वो आराम से खाना खा सके। पायल मुस्कुराते हुए स्वरा को देखती है। अरे स्वरा, तुम रहने दो, तुम खुद इतनी गर्मी में परेशान हो रही हो। देवर जी को अपना खाना खाने दो। खाना खाने के बाद सभी गर्मी में परेशान होकर जैसे तैसे सो जाते हैं। सुबह का समय था। ललिता और पायल सब्जियां काट रही थीं। बहू, तुझे ये स्वरा कैसी लगती है? मुझे तो बड़ी ही भोली और काम की लड़की लगती है। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता है मुझे लगता है देवर जी से बहुत पसंद करते हैं। कल जिस तरह से ये उन्हें हवा कर रही थी और देवर जी से देख रहे थे। अरे बहू, तूने फिर वही बात शुरू कर दी। पागल हो गई है क्या तू? सीरियल देख देख कर तूने अपना दिमाग खराब कर लिया है। ये लड़की तो शादीशुदा है। ये कैसे हो सकता है कि रोहन इसे पसंद करे? तू ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। इस तरह खटपट करते हुए दोनों खाना बनाती हैं। दोपहर का समय था। गर्मी आज कल से भी ज्यादा है। हे भगवान, इस गर्मी में तो जीना मुश्किल हो गया है। माँ जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ बहू? माँ जी, इतनी गर्मी है कि सुबह जो दाल और सब्जी बनाई थी वो दोपहर तक खट्टी हो गई है। सब कुछ खराब हो गया है। अब खाने के लिए सिर्फ चावल बचे हैं। जब सब खाने आएंगे तो क्या खाएंगे? तभी विक्रम, रोहन और मोहन काम से खाने के लिए आते हैं। दाल और सब्जी गर्मी की वजह से खराब हो गई है। आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वरा तुरंत एक उपाय सोचती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सब बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। स्वरा रसोई में जाती है। वो पके हुए चावलों में ठंडा पानी डालती है, उसमें थोड़ा नमक मिलाती है, साथ में प्याज और आम का अचार लेकर आती है। आप लोग ये पानी भात खाइए, प्याज और अचार के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा और पेट को भी ठंडक देगा। सब लोग पानी भात खाते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आता है। शाम को पायल बाजार जाने के लिए तैयार होती है। भाभी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूं? मेरा भी बाजार जाने का मन है। हाँ चलो स्वरा, वैसे भी मुझे थैलियां उठाने के लिए किसी की जरूरत थी। दोनों सब्जी मंडी पहुंचती हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती हैं। मंडी में सब्जियां बहुत कम थीं और जो सब्जियां थीं वो भी मुरझाई हुई थीं। पायल एक सब्जी वाले से पूछती है, भैया ये कद्दू कैसे दिए? 100 रुपया किलो बहन जी। 100 रुपए? और ये टमाटर? 80 रुपए किलो। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। भैया आप लोग तो लूट रहे हैं। इतनी महंगी सब्जी कौन खाएगा? गरीबों का तो गुजारा ही नहीं होगा। हम लूट नहीं रहे बहन जी, इस भयंकर गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया है। बारिश हो नहीं रही, खेत सूख गए हैं, फसलें जल गई हैं, किसानों के पास पानी नहीं है। जब मंडी में सब्जी ही नहीं आ रही तो हम क्या करें? हम भी तो मजबूरी में बेच रहे हैं। पायल और स्वरा कुछ समझ नहीं पाती। वे मजबूरी में थोड़ी बहुत सस्ती सब्जियां जैसे आलू और करेला खरीद कर घर लौट आती हैं। रास्ते में उन्हें सूखे खेत दिखते हैं। स्वरा, वो सब्जी वाला सही कह रहा था। देखो ना, खेत तो सूख गए हैं। हमारे गांव में सब्जियों की खेती यहीं पर तो होती है। इस तरह बातें करते हुए पायल और स्वरा घर आती हैं। रात के खाने में पायल ने करेले की सब्जी बनाई थी। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। गर्मी की वजह से किसी को खाना खाने का मन नहीं था। सबके माथे से पसीना टपक रहा था। ललिता अपने पति और दोनों बेटों को हाथ पंखे से हवा कर रही थी। रोहन अपनी थाली में करेला देखकर भड़क जाता है। मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है ना मैं कितनी गर्मी में काम करता हूँ। ऊपर से ये कड़वा करेला मैं नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ, तुम नखरे कर रहे हो। तुम्हें पता है कितनी गर्मी में परेशान होकर मैंने इसे बनाया है। बाबूजी भी तो खा रहे हैं, लेकिन तुम्हें नखरे करने हैं। जो बना है खाओ, वरना उठ जाओ। रोहन, जो बना है खा लो। बहू ने भी तो इतनी गर्मी में मेहनत की है। बाजार में कुछ मिल भी तो नहीं रहा है। लेकिन रोहन बिना खाए ही उठ जाता है। विक्रम भी गर्मी और करेले के कारण आधा पेट ही खाकर उठ जाता है। अरे ऐसे खाना मत छोड़ो, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं माँ, एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से ये करेला मुझसे नहीं खाया जा रहा है। उस रात रोहन भूखा सो जाता है। स्वरा को ये देखकर बहुत दुख होता है। स्वरा उदास होकर घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ोस की बालकनी पर जाती है। वहां एक औरत अपने गमले में लगे एक छोटे से टमाटर और धनिये के पौधे को पानी दे रही थी। उस छोटे से पौधे में लाल लाल टमाटर लगे थे। पड़ोसी की सब्जियों के पौधे देखकर स्वरा की आंखों में अचानक एक चमक आ जाती है। अगर ये गमले में टमाटर उगा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी इस रसोई को हरा भरा बनाऊंगी।
स्वरा ये सोचकर बहुत खुश होती है और घर में आकर सो जाती है। अगले दिन दोपहर में सब जब सो रहे होते हैं तब वो पड़ोसियों के घर जाती है। चाची, क्या आपके घर में कोई टूटी बाल्टी, डिब्बा या कोई बोतल वगैरह है क्या? अगर है तो क्या आप मुझे दे सकती हैं? मेरे घर में एक टूटी बाल्टी है, तो उसे ले जा। स्वरा लता से उनकी पुरानी टूटी हुई बाल्टियां लेकर आती हैं और वो कमला के घर जाकर प्लास्टिक की बड़ी बोतलें और कुछ पुराने डिब्बे मांग कर लाती है। ये लड़की पागल हो गई है क्या? पूरे मोहल्ले का कबाड़ इकट्ठा कर रही है। स्वरा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। वो नदी के किनारे जाती है और वहां से उपजाऊ मिट्टी बोरियों में भरकर लाती है। जब वो ये सब कबाड़ घर के अंदर में इकट्ठा कर रही होती है तभी ललिता की आंख नींद से खुल जाती है। ललिता घर के बाहर आती है। अरे बेटा, तू ये क्या कर रही है? घर में ये सब कबाड़ क्यों जमा कर रही है? कहीं तेरा मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? इतनी गर्मी में तेरे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? अरे ये सब क्या है स्वरा? तुम ये पूरे गांव का कबाड़ हमारे घर में ला रही हो? स्वरा, तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, आप सब मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने आप सबके लिए हरी भरी रसोई बनाने का फैसला किया है। स्वरा, रेगिस्तान जैसी गर्मी में तुम हरी भरी सब्जी बनाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे बेटा, जो करना है कर। वैसे भी तू बहुत प्यारी बच्ची है, इसे परेशान मत करो। पायल, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। ललिता पायल को लेकर घर के अंदर चली जाती है। स्वरा अगले ही दिन सुबह जल्दी उठती है। वो बाजार से खराब सब्जियों के बीज लेकर आती है। वो टूटी बाल्टियों और प्लास्टिकों की बोतलों में नदी वाली उपजाऊ मिट्टी भरती है और उनमें बीज बो देती है और उनमें पानी डालकर रसोई के बाहर एक लाइन में रख देती है और धनिया पुदीना के छोटे मोटे पौधों को रसोई में खिड़की के पास रख देती है। क्या कर रही हो तुम ये सब? हरी भरी रसोई की तैयारी भाभी? तुम्हें सच में लगता है इस 45 डिग्री की गर्मी में ये पनपेंगे? वो मैं संभाल लूंगी। स्वरा अपना फोन निकालती है और YouTube पर वीडियो देखने लगती है। तभी वो एक वीडियो में देखती है कि खसखस की घास से घरों को कैसे ठंडा रखा जाता है। वो तुरंत बाजार जाती है और खसखस की घास की चटाई ले आती है। वो रसोई की खिड़की पर खसखस की चटाई टांग देती है और पानी छिड़क देती है। अरे वाह, रसोई तो एकदम से बहुत ठंडी हो गई है। बाहर की गर्म लू वाली हवा खसखस की गीली चटाई से टकराकर जैसे ही रसोई के अंदर आती है वो बिल्कुल ठंडी और खुशबूदार हो जाती है। पायल से तारीफ सुनकर स्वरा मुस्कुरा देती है। फिर वो नदी से लाई हुई चिकनी मिट्टी और गोबर का एक गाढ़ा लेप तैयार कर लेती है। भाभी आइए, मेरी मदद कीजिए। दोनों मिलकर इस मिट्टी और गोबर के लेप को रसोई की बाहर दीवारों पर लगा देती हैं। इससे धूप की तपिश अंदर नहीं जाएगी। मिट्टी सूखने के बाद रसोई काफी ठंडी हो जाती है। अरे वाह स्वरा, तुमने तो कमाल कर दिया। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तुमने क्या तरकीब लगाई है? कम से कम अब गर्मी तो नहीं लग रही। स्वरा, तूने तो सच में पसीने से नहाने से हमें बचा लिया। तेरी इस तरकीब से हमें कितनी ठंडक मिल रही है। स्वरा सुबह शाम अपने पौधों को पानी देती है। पायल भी चावल का पानी पौधों में डाल देती है। स्वरा, चावल का पानी पौधों के लिए खाद का काम करता है। इससे पौधे जल्दी बढ़ेंगे। पायल की बात सुनकर स्वरा खुश हो जाती है। कुछ ही हफ्तों में स्वरा की मेहनत रंग लाती है। रसोई की दीवारों और छतों के सहारे कद्दू, लौकी और तरबूज की बेलें लटक रही हैं। बाल्टियों में टमाटर, बैंगन और भिंडी के पौधे लहलहा रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलों में हरी मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे उग गए हैं। रसोई के अंदर धनिया, पुदीना की खुशबू आ रही है। दीदी देखिए ना, टमाटर कितने लाल हैं और ये पुदीना, इसकी खुशबू से तो पूरी रसोई ही महक उठी है। अरे मेरी प्यारी स्वरा, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है, वरना इस रेगिस्तान जैसी झुलसा देने वाली गर्मी में तूने तो जैसे इस रसोई में जान डाल दी है। स्वरा बेटा, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं इस हरी भरी रसोई को देखकर बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद अच्छे से खाना खाऊंगी। पता नहीं कितने दिनों से मैं ताजी सब्जियां खाने के लिए तरस रही थी। माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वरा की वजह से अब कभी भी हमारे घर में सब्जियों की कमी नहीं होने वाली है। अब हमारी रसोई हमेशा ऐसी हरी भरी रहेगी। हाँ, सब इस बच्ची ने ही तो किया है, वरना पता नहीं इस रेगिस्तान जैसी गर्मी में हम लोग बिना सब्जियों के अपना गुजारा कैसे करते। स्वरा मुस्कुराती है और ताजी सब्जियां तोड़कर भिंडी की सब्जी बनाती है, टमाटर की चटनी बनाती है। पायल बहू, रसोई तो बहुत ठंडी है। आज हम लोग हरी भरी रसोई में ही खाना खाएंगे। पूरा परिवार आज रसोई में ही जमीन पर बैठकर खाना खाने का फैसला करता है। सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। वाह स्वरा बेटा, तुमने तो रेगिस्तान जैसी गर्मी में भी सच में हरी भरी रसोई बना दी और तुम्हारी उगाई सब्जियां तो बहुत ही टेस्टी हैं। हाँ स्वरा, ये सब्जियां तो बहुत टेस्टी और खाना भी बहुत अच्छा बना है।
रोहन से तारीफ सुनकर स्वरा खुश हो जाती है। स्वरा और पायल अपनी रसोई से तोड़कर अच्छी सब्जियां बनाने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन लता और कमला ललिता के घर आती हैं। और ललिता बहन, तुम्हारी रसोई तो बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है, पूरी हरी भरी रसोई। हमने तो इस लड़की को पागल समझा था, लेकिन ये तो बहुत सयानी निकली। हम भी थोड़ी सी सब्जी ले लें क्या? हाँ चाची, क्यों नहीं, आप लोग भी ले जाइए। स्वरा पड़ोसियों को सब्जी देती है। रात का समय था। रोहन और विक्रम एक बड़ा सा कूलर लेकर रसोई के दरवाजे पर आते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बिना कूलर के ही इतनी ठंडक है। हमने सोचा था कि तुम्हें सोने में बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग पैसे बचाकर ये कूलर ले आए। अच्छा है, अब हम लोग रात में चैन की नींद सो पाएंगे। सभी लोग कूलर देखकर बहुत खुश होते हैं और आराम से सो जाते हैं। सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब सभी लोग सोने जा रहे होते हैं, तब स्वरा रोहन से पूछती है, आपको कल खाने में क्या चाहिए? मुझे कद्दू का रायता खाना है। ठीक है, कल मैं आपके लिए कद्दू का रायता बनाऊंगी। अगले दिन स्वरा रसोई की छत से कद्दू तोड़कर रसोई में कद्दू का रायता बना लेती है और दोपहर में रोहन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। स्वरा दरवाजा खोलती है और सामने अपने पिता मदन माँ गीता को देखकर घबरा जाती है। चल स्वरा, हमारे साथ वापस गांव चल। नहीं, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मदन स्वरा का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। छोड़ दीजिए स्वरा को, आप लोग कौन है और इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये कैसी बदतमीजी है? मैं इसका पिता हूँ और मैं इसे वापस ले जाने आया हूँ। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। देवर जी, आप स्वरा को कैसे रोक सकते हैं? उसके मम्मी पापा तो उसे लेकर जाएंगे ना। आपका इस लड़की पर क्या अधिकार है? ये मेरी पत्नी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। रोहन की बात सुनकर उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं। मम्मी पापा, मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस की बात सुनकर स्वरा के मम्मी पापा चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रोहन, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और ये स्वरा इतने दिनों से हमें धोखा दे रही थी। माँ जी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी जिस लड़के से करवा रहे थे वो लोग बहुत लालची थे। उन्होंने अपनी पहली बीवी को दहेज के लालच में मार दिया था। वे शादी के मंडप में स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे थे। सब लोग ये सुनकर सन्ने रह जाते हैं। मैंने उस आदमी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मम्मी पापा उसी से मेरी शादी करवाना चाहते थे। इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग गई। उन गुंडों ने मेरा पीछा किया। जब मैं नदी किनारे छुप रही थी तब रोहन जी वहां आ गए। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुझे इन गुंडों से बचाया। स्वरा रोहन के पीछे छिप गई थी। रोहन गुंडों के सामने सीना तान कर खड़े हो गया था। खबरदार, जो किसी ने इस लड़की को हाथ भी लगाया, तुम लोगों में कितना दम है, मैं भी देखता हूँ। गुंडे रोहन को पकड़कर मारते हैं, लेकिन रोहन बचते हुए एक गुंडे की मूंछ पकड़कर खींच लेता है और दूसरे को धक्का देकर गिरा देता है। फिर रोहन और स्वरा गुंडों को चकमा देकर भाग जाते हैं। अब गुंडे आपका पीछा नहीं करेंगे। आपको जहां जाना है आप जा सकती हैं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपने मेरी जान बचाई है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये कैसे? अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। स्वरा की जान बचाने के लिए रोहन स्वरा से शादी कर लेता है। सब लोग स्वरा की कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। अरे बेटा, तूने मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं बताया? माँ, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं जिस हालत में हमारी शादी हुई है आप लोग हमें अपनाएंगे भी या नहीं। अरे वाह, कितनी प्यारी देवरानी लेकर आए हैं देवर जी। हम तो ढूंढ कर भी आपके लिए इतनी अच्छी देवरानी नहीं ला पाते। माँ जी, मैंने कहा था ना, स्वरा और देवर जी का चक्कर चल रहा है, पर आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। हाँ पायल बहू तो सही कह रही थी। रोहन बेटा, हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी प्यारी बहू मेरे घर आई है। जो लड़की रेगिस्तान जैसी गर्मी में हरी भरी रसोई खिला सकती है, वो हमारे घर को भी हमेशा हरा भरा रखेगी। बातें बहुत हो गई, आप सबको भूख लग रही होगी। रोहन जी, आपका कद्दू का रायता तैयार है, चलिए खाना खा लेते हैं। पूरा परिवार उसी ठंडी खसखस की खुशबू वाली और बेलों से सजी हरी भरी रसोई में एक साथ बैठता है। बाहर लू चल रही है, लेकिन अंदर स्वरा का परिवार ताजी सब्जियों का स्वाद ले रहा है और बहुत खुश है।